मैं श्रीमती भावना धोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष शिक्षा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के 91.2 फ्रिक्वेंसी पर अभी आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पर हम एक श्रृंखला चला रहे हैं व्याख्यानों की। तो उसमें प्रथम दिन डॉक्टर मनीषा पंत ने आपको श्रवण बाधिता के बारे में बताया। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी क्या है। देखिए, जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी है, ये 1992 में जो यूएनए की जनरल असेंबली है उसने अनाउंस किया था कि हर साल की 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाएगा। तो हर साल वो कोई ना कोई एक थीम देते हैं कि जिस पे हम पूरे साल काम करें। जो यूएन ने इस बार जो थीम दी है वो है यूनाइटेड इन एक्शन टू रिस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो हमारी 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके लिए क्या हमें यूनाइटेड एक कदम लेना है, एक एक्शन लेना, उनको रिस्क्यू, बचाव और अचीव करने के लिए। किन के लिए? कि उन जो हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं कि उनके द्वारा या उनके साथ हम इन गोलों पे काम करें। ये जैसे गोल कौन कौन से 17, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इस तरह से पूरे 17 गोल हैं। तो इस साल इस थीम पे कार्य होगा। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का। ठीक है, कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जैसे नाम से ही है न्यूरो, कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, न्यूरो का मतलब है जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो उसमें जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो उसके विकास में जो प्रॉब्लम आई है, जो विकास में जो अक्षमताएं हैं, उसके अंतर्गत हम 3 डिसेबिलिटी को लेते हैं। पहला है एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। और तीसरा है एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो सबसे पहले मैं एसएलडी पे बात करूंगी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, जिसे हम अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है कि कहीं पे हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम है जो इंटरफेयर करती है किसके साथ, हमारी जो लर्निंग की बेसिक स्किल है, कैसे, जैसे रीडिंग पे, राइटिंग पे, मैथ्स पे। और कई बार जो हमारी एक हायर स्किल्स हैं, जैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन, कि बच्चों का देखिएगा जो इस दिव्यांगता से प्रभावित है, एसएलडी से, देखिएगा उनमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, टाइम प्लानिंग नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं उनकी परेशानी होती है, और अटेंशन में प्रॉब्लम होती है। तो एसएलडी है, इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं डिसलैक्सिया है। डिसलैक्सिया यानी कि रीडिंग और राइटिंग में जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, एसएलडी तो है। एसएलडी के अंदर भी क्या है, एसएलडी एक अम्ब्रेला टर्म डिसेबिलिटी है। अम्ब्रेला टर्म डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कई प्रकार शामिल है। तो जो पहला है डिसलैक्सिया, जैसे रीडिंग राइटिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होगा। दूसरा है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया यानी कि बच्चे को मैथ्स के एरिया में प्रॉब्लम होगा। तीसरा है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब है कि राइटिंग, हैंड राइटिंग में उसको प्रॉब्लम है, कि हैंड राइटिंग में कि बच्चा वो ठीक से नहीं लिखता, या वो कहते हैं ना कि जो लाइन है लाइन के अंदर नहीं लिख रहा है, या जो उसने लिखा है वो समझ में नहीं आता। दूसरा है डिस्प्रैक्सिया, यानी कि मोटर में, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। तो ये एसएलडी के अंतर्गत आता है। अगली जो डिसेबिलिटी है वो है एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आप सभी जानते हैं कि डीएसएम 4 में सिर्फ ऑटिज्म कहते थे, ठीक है ना, लेकिन जब डीएसएम 5 आया तो इसने दिया एएसडी। ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है कि इसके अंतर्गत दो, उसने 3 कैटेगरी इसके अंतर्गत ली है। तो उसने इसको नाम दिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है श्रृंखला, कि जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो जो ऑटिज्म है ये बेसिकली हमारी सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। जो पहला बच्चे में अगर आप देखिएगा कि आप एएसडी वाला बच्चा देखेंगे तो उसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, कि वो बच्चों के साथ सामाजिक रूप से वो लोगों से नहीं जुड़ पाता। और कम्युनिकेशन देखिएगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, खुद में ही बात करेगा लेकिन किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव यानी बार बार दोहराव वाले, अब देखिएगा कि एक ही चीज को वो रिपीट करता रहता है। और
तीसरा है रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, यानी कि प्रतिबंधित व्यवहार, की जहाँ पे है एक ही जगह पे, जैसे अपनी कोई काम कर रहा है उसी सुर में उसी काम को करता जाएगा, दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है ना। और फिर इसका जो ऑनसेट है कि मतलब ये कब पता चलता है, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, कि हमारे अर्ली डेवलपमेंट के पीरियड में एएसडी जो है वो पता चल जाता है कि बच्चे में एएसडी है या बच्चा एएसडी से प्रभावित है। तो बेसिकली देखा जाए तो दो चीज़ों की जो विशेषताएं या इन बच्चों में कहेंगे कि विशेषताएं दिखती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, वो दिखती हैं कि सोशल इंटरेक्शन में कमी और कम्युनिकेशन में, और दूसरा है रिपीटेटिव बिहेवियर और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर उन बच्चों में होता है। तीसरी डिसेबिलिटी जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है वो है आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। ये है लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, बौद्धिक अक्षमता। देखिए अगर हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, तो लर्निंग में प्रॉब्लम है, अधिगम अक्षमता, बौद्धिक अक्षम नहीं है बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो एवरेज है और एवरेज से ज्यादा है, बौद्धिकता में कोई कमी नहीं, उसके अधिगम में प्रॉब्लम है। और वही एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी नहीं है। डिसऑर्डर यानी कि आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जाम लगा, सारी चीजें हैं लेकिन कहीं भी वो सिस्टम में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी आपने देखा होगा कि ऑटिज्म वाले बच्चों का जो आईक्यू है वो कई बार एवरेज और एवरेज से भी ज्यादा होता है, कि किसी एक फील्ड में वो बहुत ज्यादा, उनकी जो कैपेसिटी है या उनकी जो स्किल है बहुत अच्छी होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बौद्धिक अक्षम होते हैं। देखिए इसके साथ आईडी कई बार एसोसिएट होती है, कि कोई बच्चा ऑटिज्म है और साथ में वो मल्टीपल हो सकता है कि वो आईडी भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा जो ऑटिज्म वाला बच्चा है उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। तो लेकिन जो हम आईडी की बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसमें क्या है, लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर, दो चीज में लिमिटेशन होती है। एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, और दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर, अनुकूलित व्यवहार जो हम सीखते हैं, वहां उसमें क्या रहता है कि उसमें लिमिटेशन रहती है। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंतर्गत हम मेंटल कैपेसिटी को लेते हैं, जो हमारी मानसिक क्षमताएं, जैसे कौन कौन, जैसे सच एज लर्निंग, जो हमारी लर्निंग, जो हमारी पढ़ने की क्षमता, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है इसमें अडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव बिहेवियर जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अडेप्ट करते हैं, उसमें क्या है, जैसे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, इसमें आप कमी देखेंगे। लैंग्वेज आप देखिएगा उनका लैंग्वेज क्लियर नहीं होता, लैंग्वेज में इतनी कमांड नहीं रहती। एंड लिटरेसी भी उनकी कम है, जिससे उन्हें मनी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, टाइम का नहीं, नंबर कॉन्सेप्ट नहीं, सेल्फ डायरेक्शन समझ में नहीं आता। कई बार आप देखिएगा कि उनको सेल्फ डायरेक्शन नहीं, कि कहाँ को जाना है, किस तरह से करना है, ये नहीं होता। अगला है सोशल स्किल्स, कि इन बच्चों की सोशल स्किल्स भी प्रभावित रहते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हमारी बौद्धिक कैपेसिटी है वो हमारे सारे ही एरिया को प्रभावित करती है। जैसे सोशल स्किल्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखिएगा कि इन बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना जो है वो नहीं होती, सेल्फ स्टीम नहीं होती, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल स्किल, एक चीज और है इन बच्चों में, जैसे ना प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत कम होती है, हमें सिखाना पड़ता है। आप में से अगर किसी ने देखा होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा, तो देखेंगे कि उसका एडीएल बहुत अच्छा नहीं होता। एडीएल यानी डेली लिविंग एक्टिविटी, जैसे उसका खाना, वो खुद से खा नहीं पाता, ग्रूमिंग करना या नहाना, टॉयलेटिंग, ये सब हमें सिखाना, पर हाथ धोना तक, ब्रशिंग करना तक हमें उसे सिखाना पड़ता है। उसकी ऑक्यूपेशनल स्किल्स नहीं होती, हेल्थ एंड केयर में बहुत इश्यूज होते हैं। ट्रैवल, वो बच्चा खुद से ट्रैवल नहीं कर पाता, उसे वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। देखिएगा थोड़ी थोड़ी दूर तक भी नहीं जा पाते। यूज ऑफ मनी, कि हम मनी को कैसे वो प्रयोग करें। कई बार होता है कि कई बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो भी उनके लेवल पे, कि किस लेवल तक वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि इसकी भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड रखा है, कि माना माइल्ड का बच्चा आइडेंटिफाई तो कर लेता है, लेकिन यूज, कि हम किस तरह से पैसे का हम प्रयोग करें, किस तरह से हम उसका लेन देन करें। टेलीफोन, कई बार आप देखिएगा कि वो टेलीफोन भी यूज नहीं कर पाते। तो आप देखते हैं कि जब इस तरह के इन बच्चों के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो उनके लिए जो हम आईपी बनाते हैं, उनके लिए जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के ज्यादातर जो लेसन प्लान होते हैं वो इस प्रैक्टिकल स्किल पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे पहले है प्रैक्टिकल स्किल, फिर है सोशल स्किल, क्योंकि बाद में उसके बाद है कि जब तक उसको प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स नहीं आएंगी तो उससे आगे वो कैसे बढ़ पाएगा। और दूसरा है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये कब दिखाई पड़ती है, बिफोर क्या होता है, एज ऑफ 18, 18 साल से पहले ये पता चल जाता है कि बच्चा
18 साल तक पता चल जाता, उससे पहले ही पता चल जाता कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ये मेनली ये 3 डिसेबिलिटीज कवर होती हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, पहले से लर्निंग डिसेबिलिटी कहते थे, लेकिन जो हमारा RPWD एक्ट 2016 आया तो उसने इसको नाम दिया SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हमारी बौद्धिक अक्षमता, और तीसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे एक नए विषय के साथ, जो हम आपको और जो हमारी वो है डिसेबिलिटी हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज का जो ये व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है। तो आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को धन्यवाद।